निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 6 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। यह सही है कि आज कोविड-19 हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है और इसलिए अन्य सभी हितों से पहले जीवन को बचाना सर्वोपरि है। यह इस विचार का समर्थन करता है कि यदि सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संविधान संकट या शांति सभी परिस्थिति में हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। पैरा। बदलते दौर में आज जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है, वहीं शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। फिर कोविड-19 जैसी महामारी ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए आज समय की मांग है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। भारत सरकार ने भी कोविड-19 महामारी के इस दौर में शिक्षा में हुए नुकसान को कम करने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन योजना शुरू की है, जो ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। वस्तुतः वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी ऑनलाइन शिक्षा का महत्व निरंतर बढ़ेगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा के लाभ के साथ साथ कुछ व्यावहारिक हानियाँ भी हैं, जिस कारण इसे सावधानीपूर्वक अपनाने की ज़रूरत है। पैरा। ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से संबद्ध होती है। इसमें विद्यार्थी घर पर रहकर भी शिक्षा प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। इसमें शिक्षक से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ऑनलाइन शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करती है। ऑनलाइन शिक्षा हेतु इंटरनेट का कनेक्शन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि महत्वपूर्ण सामग्री की ज़रूरत होती है। पैरा। लाइव वीडियो क्लासेज के अंतर्गत एक ही समय में विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह की कक्षा में विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनका उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाता है। इसी कारण इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले से उपलब्ध होती है। इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा का लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय इसका लाभ उठा सकते हैं, अर्थात इस कक्षा को कभी भी देख सकते हैं। इस शैक्षिक व्यवस्था में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसमें विद्यार्थी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, जिसका जवाब या तो कमेंट बॉक्स में या फिर अगली कक्षा में दिया जाता है। स्लाइड्स ऑनलाइन शिक्षा में सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में स्लाइड्स प्रणाली काफ़ी उपयोगी है। इनका प्रयोग शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड्स के कई प्रकार हैं: लैंटर्न स्लाइड्स, सेलफोन स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड्स,
फोटोग्राफिक स्लाइड्स आदि। ऑनलाइन टेस्ट। डिजिटल युग में आज ऑनलाइन टेस्ट का भी महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसकी सहायता से विद्यार्थी को मुख्य परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इससे विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, साथ ही अपनी टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। यह टेस्ट कागज कलम से नहीं बल्कि कंप्यूटर पर दिया जाता है। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले स्टार्ट ट्यूटोरियल से परीक्षा के नियम बताए जाते हैं, फिर परीक्षा शुरू होती है। कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। आजकल बच्चे घर बैठकर भी अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ आधारित ऑनलाइन शिक्षा, प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज या स्लाइड्स के द्वारा दिए जा रहे लेक्चर में मुख्यतः पीडीएफ के पेज को ही एक एक कर स्क्रीन पर प्रस्तुत कर पढ़ाया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम को पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर या तो लाइव वीडियो क्लासेज या प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज जिस वेबसाइट पर चलती हैं उसके नीचे पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कक्षाओं का शिक्षण अधिक रोचक और संवादात्मक बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे इस पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए यात्रा के दौरान या फिर किसी कारणवश अवकाश लेने पर छूटे हुए विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने से विद्यार्थी नए नए ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, साथ ही शिक्षकों पर सक्षम अद्यतन न होने और शिक्षकों की कमी के जो आरोप लगते हैं उसे भी दूर किया जा सकता है। भारत जैसे विशाल देश में पर्याप्त स्कूल कॉलेज नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प से स्कूलों कॉलेजों पर दबाव कम होगा और अभिभावकों एवं बच्चों के लिए अपने ढंग से पढ़ने पढ़ाने की स्वतंत्रता होगी, अर्थात स्कूल कॉलेज में दाखिले की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी है, क्योंकि ऑनलाइन पर निर्भरता से कॉपी किताब की ज़रूरत कम होगी, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ऑनलाइन शिक्षा से छात्र स्वयं यह समझेंगे कि वे कैसे सीखते हैं, उन्हें क्या पसंद है और किस समर्थन की आवश्यकता है। साथ ही छात्र स्वतंत्र रूप से शोध करेंगे और एक नई प्रस्तुति का निर्माण करेंगे। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में समय की बचत होती है, साथ ही इसमें ज्ञान की विविधता अधिक होती है। तीव्रता एवं गहनता की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षा काफ़ी प्रभावकारी है। इसमें सूचनाओं का संग्रहण न केवल तीव्र होता है बल्कि सृजनशीलता एवं विविधता की दृष्टि से भी इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय व सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है। ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से संबद्ध होती है, जिसके लिए कई उपकरणों की ज़रूरत होती है जो काफ़ी महंगे होते हैं। इस कारण ऑनलाइन शिक्षा पाना सबके लिए संभव नहीं है।
ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत छात्र किसी प्रश्न का जवाब इंटरनेट पर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में छात्र कभी किसी विषय पर पढ़ते हुए ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, जिसमें बच्चों की रचनात्मक क्षमता में कमी आती है। ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा चाहे कितनी भी सुविधा छात्रों को उपलब्ध करा दे, लेकिन इस सुविधा के कारण छात्रों में अध्ययन की खराब आदतों को बढ़ावा मिल रहा है। छात्रों में आलसी दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और सर्वव्यापी इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन इस क्षेत्र में भारत में अभी भी आधारभूत संरचना की कमी है। ऑनलाइन शिक्षा के अध्ययन के लिए घर का वातावरण उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि छात्र अपने घर पर गेम, सोशल मीडिया से विचलित हो सकते हैं, जबकि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का एक व्यवस्थित माहौल होता है। ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों के सीखने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यदि छात्र अध्ययन का सक्रिय हिस्सा न बन पाया तो उसकी प्रेरणा खत्म हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा तनावपूर्ण है। इनके शोध के अनुसार 15 मिनट के ऑनलाइन अध्ययन के बाद छात्रों की नोट्स लेने में रुचि खत्म हो जाती है और वे मनोरंजक साइट्स पर पहुंच जाते हैं। हाल के नवीन सर्वे के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं: व्यक्ति एवं चरित्र निर्माण, समाज कल्याण का उत्तरोत्तर विकास। ऑनलाइन शिक्षा इन लक्ष्यों की पूर्ति कहाँ तक करती है, इसकी जांच जरूरी है। कई विषय बहुत ही व्यावहारिक हैं, जैसे विज्ञान के प्रयोगों, शिल्प, शारीरिक शिक्षा, डिज़ाइनिंग आदि में विद्यार्थी का हाथ पकड़कर सिखाना ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अधिकांश शिक्षण ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रशिक्षित नहीं है, जिस कारण ऑनलाइन शिक्षण का सामना करने से वे दूर भागते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है तथा परिवर्तन के इस दौर में जो राष्ट्र, समाज व व्यक्ति अपने को बदल लेगा वह निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे जाएगा। आज का युग डिजिटल युग है। फिर कोविड-19 महामारी ने पूरी विश्व व्यवस्था को अपनी सोच में परिवर्तन लाने को विवश कर दिया है। यही कारण है कि आज विभिन्न राष्ट्रों में ऑनलाइन शिक्षा की अत्यधिक वकालत की जा रही है। यद्यपि इस क्षेत्र में विकसित राष्ट्र में पहल काफ़ी पहले हो चुकी है। भारत में सरकारी स्कूल, कॉलेज आदि संरचनाओं में ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे सिविल सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी इसमें जुट गए हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में भी लगभग 100 कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में प्रावधान किए हैं। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है। स्वयं का विस्तार रूप है। यह एक ऐसा निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल है जो वर्तमान युवाओं की अधिगम आकांक्षाओं को इंटरनेट के माध्यम से पूरा करता है। इस
पहल के माध्यम से सभी अध्ययन सामग्री और कक्षा में हुए परीक्षण के वीडियो को निःशुल्क विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वयं प्रभा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गई 32 चैनलों वाली स्वयं प्रभा छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी छात्रों की सहायता की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और पिछड़े वर्ग के समाज में शामिल छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। मुक्स यह विश्वविद्यालय स्तर के लिए ऐसा ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो सामान्य लोगों के लिए खुला हुआ है। इसके माध्यम से लोगों को अपने लिए किसी विषय पर लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसमें कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। भारत पढ़े ऑनलाइन कोरोना संकट के दौर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा परितंत्र को बेहतर बनाने के लिए लोगों के विचार सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से भारत पढ़े ऑनलाइन नामक एक साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में उपस्थित किसी भी प्रकार की बाधा को समाप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ प्रत्यक्ष सुझाव समाधान साझा करने की दिशा में भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करना है। विद्यादान 2.0 इस कार्यक्रम का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई शिक्षण से संबंधित विषय सामग्री में योगदान करने के लिए किया है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें व्यक्ति और संगठन शिक्षा के क्षेत्र में ई शिक्षण में योगदान कर सकते हैं। पैरा विद्यादान कार्यक्रम की शुरुआत विशेष रूप से कोविड-19 की पृष्ठभूमि में छात्रों के लिए ई शिक्षण विषय सामग्री की बढ़ती आवश्यकता और शिक्षण में वृद्धि के लिए स्कूली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में किसी भी समय और कहीं से भी शिक्षण को जारी रखने हेतु बच्चों के उपयोग के लिए दीक्षा ऐप जारी किया गया है। दीक्षा ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में छात्रों के लिए पूरक शिक्षण सामग्री प्रदान करने और शिक्षकों के कौशल को अपग्रेड करने हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में दीक्षा 10 भाषाओं में विषय सामग्री के सृजन तथा पठन दोनों के लिए सहायता प्रदान करती है। पीएम ई विद्या ऑनलाइन शिक्षा का एक कार्यक्रम है जिसे कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण हो रहे अकादमिक नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चालू किया जाएगा। इस योजना के तहत छात्रों को विभिन्न माध्यमों के द्वारा शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कक्षा 1 से 12वीं के लिए अलग अलग टीवी चैनलों की शुरुआत भी की जाएगी। पैरा
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा के लाभ आज परिस्थिति के अनुसार ज़्यादा हैं। डिजिटल युग व कोरोना संक्रमण की भयावहता ने ऑनलाइन शिक्षा के महत्व में काफ़ी वृद्धि की है, जिसे सरकार के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम के संदर्भ में समझा जा सकता है। निश्चित रूप से आज की परिस्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य काफ़ी उज्जवल है और यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, लेकिन साथ ही हमें ऑनलाइन शिक्षा की कड़ी निगरानी भी करनी चाहिए, जिससे कि छात्रों को इस तकनीक का पूरा लाभ प्राप्त हो, वहीं उनका मानसिक, शारीरिक व चारित्रिक हनन भी न हो। पैरा वर्ष 1907 में जब लियो एच बैकलैंड ने सर्वप्रथम प्लास्टिक की खोज की थी, तब इसे महान आविष्कार मानते हुए मानव जाति के लिए वरदान बताया गया था, लेकिन कालांतर में यह अभिशाप सिद्ध हुआ। मानव द्वारा इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को तो बढ़ाता ही है, साथ ही सभी जीव जंतुओं के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या बन गया है। पैरा आज प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके कारण पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण आज मानव समाज को प्लास्टिक के विरुद्ध जंग लड़ने की आवश्यकता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। इसे देश भर में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत 3 चरणों में चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कचरे को जगह जगह एकत्र किया जाएगा और इसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्लास्टिक के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का है। पैरा सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं। एक बार इस्तेमाल कर फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक की सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहलाता है। इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, प्याले, प्लेट, छोटी बोतलें, स्ट्रॉ और कुछ पाउच आदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उदाहरण हैं। एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का 5वां स्थान है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पाद को पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को भी रोकते हैं, जैसे सिरिंज, एप्लीकेटर, ड्रग टेस्ट, बैंडेज आदि को अक्सर डिस्पोजेबल बनाया जाता है, किंतु इससे अधिक ये दुष्प्रभावी साबित होते हैं। अतः खाद्य अपशिष्टों के खिलाफ लड़ाई में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है, जो भोजन और पानी को काफ़ी समय तक ताज़ा रखते हैं और संदूषण की क्षमता को कम करते हैं। यद्यपि कुछ एकल उपयोग उत्पादों का निपटान चुनौतीपूर्ण होता है,
जैसे कि पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और सामान्यतः ये लैंडफिल में चले जाते हैं, जहां ये भूमि एवं जल में प्रवेश करते हैं। विघटन की प्रक्रिया में यह जहरीले रसायनों को निष्कासित करते हैं, जो हमारे भोजन और पानी की आपूर्ति में अपना स्थान बना लेते हैं, जो कि प्राण घातक होता है। पैरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है, जिससे भूमि एवं समुद्र दोनों दुष्प्रभावी होते हैं तथा इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अन्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्लास्टिक की थैलियों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जिसके कारण इन्हें खाने से प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पशु पक्षी मर जाते हैं। समुद्र की स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में असंख्य टुकड़े तैरते रहते हैं, जो अधिक समय बीत जाने के बाद माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो जाते हैं, जो जलीय जीवों पर प्रभाव डालते हैं। यही नहीं, प्लास्टिक के बर्तन में खाने और बोतलों में पानी पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है। प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी खत्म करता है, क्योंकि जलने से जहां जहरीली गैस निकलती है, वहीं यह मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक के नष्ट होने से 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। विश्व में प्रत्येक वर्ष 18 से 120 अरब का प्लास्टिक बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से उद्योगों पर रिसाइकिल कर पुनः प्लास्टिक तैयार करने का दबाव ज़्यादा होता है। फलतः यह मानव तथा पशुओं को प्रभावित करता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से निपटने हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पैरा प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया है। इस नियम में यह प्रावधान है कि ऐसी कंपनियां जो अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं, उन्हें ही इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसके लिए कंपनियों को एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान अर्थात EPR के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पैरा यदि कोई कंपनी EPR के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, तो उस पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और NGT एक्ट 2010 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। EPR प्रावधानों के अंतर्गत कंपनियों को एक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम WCS तैयार करने का प्रावधान है, ताकि प्लास्टिक का प्रयोग होने के बाद उसका सही प्रबंधन किया जा सके। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM नियम 2016 की अधिसूचना जारी करने और 2 वर्ष बाद किए गए संशोधन के बावजूद अधिकांश शहर और कस्बे इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। पैरा वर्ष 2018 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम में संशोधन किया गया,
जिसके तहत उत्पादकों को राज्यों के शहरी विकास विभागों के साथ साझेदारी में कचरे की रिकवरी के लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई, किंतु इस योजना में भी काफ़ी कम प्रगति हुई। उचित औद्योगिक प्रक्रिया के उद्देश्य से पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लास्टिक को संख्यात्मक रूप में भी चिन्हित नहीं किया गया। गौरतलब है कि पुनर्चक्रण गैर पुनर्चक्रण की मात्रा को कम करता है, इसीलिए सीमेंट भट्टों में सह प्रसंस्करण, प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या भूमि भराव जैसे तरीके अपनाकर किया जाना चाहिए। वर्ष 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 52 कंपनियों को नोटिस जारी कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने को कहा है। स्टॉप।